लक्ष्य द गोल अचीवर। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधांशु तिवारी और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और बेहतर हैं। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने हाजिर हो रहा हूं एक नया सेशन लेके, जिसमें हम डीएलएड 2019 का जो विज्ञान का प्रश्न पत्र पूछा गया था उसके जितने भी प्रश्न आए थे उसको एक हल करने की कोशिश करेंगे, उसका एक बेहतरीन सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको जब आप पेपर देने जाएँ भविष्य में तो आपको पेपर देने में आसानी हो और आपकी तैयारी निश्चित रूप से और बेहतर हो पाए। और सेशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, जो प्रश्न विज्ञान के पूछे जाते हैं या कोई भी विषय हो तो वही प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी होते हैं, चाहे सीटेट हो, यूपी टेट हो या एनबीएस हो, उसमें भी पूछे जा सकते हैं वही प्रश्न। तो इसलिए भी सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो बिना स्किप किए सेशन को पूरा देखेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जब भी चैनल पर वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो चलिए समय को बिना गंवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। विज्ञान प्रश्न पत्र को हल करते हैं जो 2019 में पूछा गया था। उससे पहले एक जो है मोटिवेशन है आपके लिए कि जहाँ प्रश्नों की ऊंचाई अधिक होती है वहाँ नसीब को भी झुकना पड़ता है। यानी आप अपना काम करते रहिए लगातार, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा बार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जितने ज़्यादा याद करेंगे उतने आपके लिए आगे अच्छा होगा। मेहनत करेंगे तो आपको आपका मुकाम हासिल होगा, कहने का मतलब यही है। तो चलिए, पहले आपको पता है पहले बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, उसके बाद लघुत्तरीय होते हैं, उसके बाद अति लघुत्तरीय, उसके बाद लघुत्तरीय। तो पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है। आपके ऑप्शन है चुंबकीय बल, घर्षण बल, गुरुत्वीय बल या पेशीय बल। तो याद रखिएगा, कोई भी चीज़ अगर ऊपर से पृथ्वी की ओर गिर रही है, ठीक है, कहीं से भी गिर रही है, अगर पृथ्वी पर गिर रही है तो पृथ्वी के द्वारा एक उस वस्तु पर बल लगाया जाता है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो चाहे फल का पेड़ से गिरना हो, चाहे गेंद पृथ्वी पर वापस आ रही हो, इस प्रकार के जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें गुरुत्वीय बल आपका सही ऑप्शन होगा। फल का पेड़ से गिरना गुरुत्वीय बल का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है। देखिए, कोई अगर दो या दो से अधिक जो मिश्रण होते हैं उनको, जो दो या दो से अधिक वस्तुओं से मिलकर बने होते हैं, उनको जो पृथक करने की कई विधियाँ होती हैं, जैसे आपका लिखा है बीन कर, फटक कर, चाल कर, निथारना, ये सब विधियाँ होती हैं अलग करने की। लेकिन बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है तो आपके ऑप्शन है बीन कर, ठीक है, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, फटक कर या चाल कर। तो ध्यान दीजिएगा, अगर उसमें लोहे के कुछ अवयव मिले हुए हैं, यानी अगर उसमें लोहा है तो उसको चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा अलग किया जाता है। दूसरा वाला ऑप्शन जो आपका है चुंबकीय पृथक्करण विधि से उसको अलग करते हैं, क्योंकि चुंबक से जो है लोहा आकर्षित होगा, अलग हो जाएगा और बालू खाली बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पत्ती द्वारा जनन होता है। आपके ऑप्शन है अजूबा में, बबूल में, केला में या आम में। तो याद रखिएगा, ये एक कायिक जनन का उदाहरण है। ये अजूबा जो है पहला ऑप्शन आपका, ये पत्ती द्वारा जनन का उदाहरण है, ठीक है। ये कायिक प्रवर्धन। उभयचर जंतु, अब सबसे पहले जानते हैं उभयचर होता क्या है। ऐसे जंतु जो जल में भी रहते हैं, स्थल में भी रहते हैं, उभयचर कहलाते हैं। तो आप ऑप्शन देखिए, मेढक है, मछली है, चिड़िया है, कुत्ता है। तो इसमें से मेढक आपको दिख रहा होगा, ये मेढक जो है जमीन पे भी रह लेता है, पानी में भी रह लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है। तो याद रखिएगा, जब भी आपसे मानक मात्रक पूछे, ठीक है, तो एसआई वाला मात्रक आपको बताना है, ठीक है। एसआई मात्रक जो होता है वही आपको बताना है। तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये आपका जो किलोग्राम है, दूसरा वाला ऑप्शन यही सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पुष्प के मादा अंग का नाम लिखिए। देखिए, अब आपका जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न शामिल हो गया। पुष्प के मादा अंग का नाम देखिए। पुष्प के जो मादा अंग होते हैं वो स्त्री केसर या जायांग होते हैं, इन्हें स्त्री केसर या जायांग कहते हैं। और अगर आपसे यही पूछा जाए कि पुष्प के जो है पुरुष अंग का नाम, तो ये आपका पुंकेसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। पुंकेसर या पुमंग भी कहा जा सकता है ना। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, पुंकेसर या पुमंग। ये आपके पुष्प के जो है पुरुष अंग हो गए, ये मादा अंग हो गए, ठीक है। तो दोनों को याद रखिएगा, कोई भी पूछा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सजीव के दो लक्षण लिखिए। देखिए, सजीव के बहुत सारे लक्षण होते हैं। सजीव के दो लक्षण हमें लिखना था, तो वो जीव जो श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, मतलब वृद्धि होती है उनके अंदर, पोषण होता है, प्रजनन होता है। प्रजनन मतलब हो गया अपने समान नए जीव उत्पन्न कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब सजीव के लक्षण हैं। दो लक्षण आपसे पूछा था, ये कई सारे लक्षण हैं। ये जो है उनकी विशेषताएं भी होती हैं, उनके गुण में भी आप लिख सकते हैं। तो सजीव के दो लक्षण आपका सांस लेते हैं, वो वृद्धि करते हैं, पोषण करते हैं और प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। शाकाहारी तथा मांसाहारी जंतुओं के दो नाम लिखिए। अब देखिए, ये तो आपको पता ही होगा, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। शाकाहारी ऐसे जीव जंतु जो वनस्पति पर आश्रित होते हैं, दूसरे जंतुओं का भक्षण नहीं करते हैं, ठीक है, वो शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे आपके ऑप्शन है बकरी या खरगोश। ये देखिए, बकरी जो है पत्ती खाती है, खरगोश भी पत्ते खाते हैं। और मांसाहारी जो दूसरे जीव जंतुओं पर आश्रित होते हैं, मांस का
मांस खाते हैं वो मांसाहारी कहलाते हैं। शाकाहारी मतलब जो साग सब्जियां पेड़ पौधे खाते हैं। मांसाहारी मतलब जो मांस खाते हैं। तो आपके मांसाहारी के हो गए बाघ और शेर, और शाकाहारी को हो गया जो है बकरी और खरगोश। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया दो उदाहरण शाकाहारी और मांसाहारी के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। घर्षण बल किसे कहते हैं? ध्यान से पढ़िएगा इसको, इंपॉर्टेंट परिभाषा कई बार रिपीट हुई है। ये मैं आपका 2019 करा रहा हूँ, लेकिन मैंने 2022 में भी देखा है, 2017 में भी देखा है। तो इस परिभाषा को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, बहुत टाइम नहीं लगेगा। आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पढ़िए, जब दो पिंड या वस्तु परस्पर संपर्क में आते हैं, यानी दो वस्तु आपस में संपर्क में आते हैं एवं इनमें से एक वस्तु दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर गति करती है। ठीक है, कोई वस्तु दो वस्तु संपर्क में आ रही है, उसके बाद उनमें से एक वस्तु दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर गति करती है, तो इनके जो संपर्क तलों के बीच में एक बल कार्य करता है। ठीक है, जो वस्तु की गति का विरोध करता है, इसे ही घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं, ठीक है, आप चल रहे हैं या कोई गाड़ी से चल रहे हैं, तो टायर और जो सड़क के बीच में एक टायर हो गया आपका, एक जो है सड़क हो गई, तो दो तल हो गए, ये दोनों संपर्क में आ रहे हैं और जो टायर है वो सड़क पर चल रहा है। ठीक है, उसके बाद टायर की गति का जो है सड़क विरोध करती है। ठीक है, तो वही घर्षण बल कहलाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया घर्षण बल क्या होता है। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, जब दो वस्तु परस्पर संपर्क में आते हैं और एक वस्तु दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर गति करती है, जैसे कि आप बाइक से जा रहे हैं और सड़क पर जा रहे हैं, तो सड़क पर चल रहे हैं बाइक के द्वारा, तो यानी आपके दो वस्तु हो गए, एक हो गया आपका बाइक के पहिया और दूसरी हो गई सड़क। तो और जो बाइक का पहिया सड़क पर गति कर रहा है, तो जो सड़क है वो बाइक के पहिए का विरोध करती है, वहाँ पे घर्षण बल पैदा होता है, यानी प्रकट होता है, कह सकते हैं। इसे घर्षण बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो ये आपको मालूम होगा। पदार्थ की भौतिक अवस्था पूछा है, याद रखिएगा। पदार्थ की भौतिक 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो उम्मीद करते हैं आपको तीनों अवस्था पता है। अब ठोस जानते होंगे आप लोग, ठोस क्या होता है? जिनका आकार है वो आयतन निश्चित होता है, वो ठोस कहलाते हैं। द्रव जिनका जो है आकार निश्चित होता है और आयतन पात्र के आकार का होता है, यानी जिसमें रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, वो द्रव कहलाते हैं। गैस यानी इनका दोनों आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। समय का मानक मात्रक बताइए। देखिए, मानक मात्रक जब भी पूछा जाएगा, याद रखिएगा आप लोग एसआई पद्धति वाला ही लिखेंगे। बार बार मैं आपको रिपीट करा दे रहा हूँ, एसआई पद्धति को ही मानक मात्रक भी कहा जाता है। मानक याद रखिएगा, अगर मानक मात्रक पूछा जाता है तो आपको एसआई बताना है। समय का मानक मात्रक होता है सेकंड, याद रखिएगा, सेकंड होता है समय का मानक मात्रक। और बल का मानक मात्रक आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। गति एवं गति के प्रकार लिखिए। तो सबसे पहले जानते हैं गति क्या होती है। जब किसी पिंड में समय के सापेक्ष उसकी स्थिति में परिवर्तन होता रहता है तो उसे गति कहते हैं। यानी कोई वस्तु अगर कहीं पे है और समय के साथ उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो ऐसा माना जाता है कि वो वस्तु गति में है। ठीक है, अब गति के प्रकार जान लेते हैं। गति के कुछ प्रकार हम जो आपके सिलेबस में है उसको हम आपको परिभाषा बता दे रहे हैं। देखिए, रेखीय गति, जब पिंड सरल रेखा में गति करता है यानी तो उसकी गति सरल रेखीय गति होती है। जैसे मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं एक रोड पे, तो आपकी सरल रेखीय गति हो गई। एक सरल रेखा में गति करें, सीधी गति करें, तो आपकी रेखीय गति होती है। अब वृत्तीय गति, यानी जब कोई पिंड किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके सापेक्ष गति करता है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे आपकी पृथ्वी जो गति करती है वो सूर्य को केंद्र मानकर उसके चारों ओर गति करती है, तो आपकी पृथ्वी की गति वृत्तीय गति कहलाती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा रेखीय गति और वृत्तीय गति। और गति की परिभाषा भी अब आगे और गति है जो घूर्णन गति। देखिए, जब कोई पिंड किसी स्थिर अक्ष के सापेक्ष गति करती है, याद रखिएगा, जब कोई पिंड किसी स्थिर अक्ष के सापेक्ष गति करती है तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है। यानी आपकी पृथ्वी जो होती है वो अपने अक्ष पर भी गति करती है, तो पृथ्वी की गति को घूर्णन गति भी कह सकते हैं आप। लट्टू हो गया आपका, सीलिंग फैन हो गया जो छत पे टंगा रहता है, वो भी घूर्णन गति करता है। तो ये सब आपके घूर्णन गति के उदाहरण हैं। अब दोलन गति पे आते हैं। जब कोई पिंड किसी स्थिति के सापेक्ष उसके दाएं और बाएं गति करता है, यानी कोई मान लीजिए कोई, तो उसकी गति दोलन गति कहलाती है। जैसे कोई पिंड है, मान लीजिए, ठीक है, ये आपका पिंड है, ये इसकी माध्य स्थिति हो गई, ठीक है, ये बीच में है। ये जैसे आपने घड़ी का पेंडुलम देखा होगा तो ऐसे लटका रहता है, तो ये इसकी माध्य स्थिति होती है। अब ये इधर भी गति करता है और इधर भी गति करता है, ठीक है, यानी अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष दाएं और बाएं गति करता है, तो उसकी गति दोलन गति कहलाती है। उम्मीद करते हैं आपको दोलन गति भी समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। जरायुज और अंडयुज में क्या अंतर है? तो बहुत छोटी सी परिभाषा याद रखिएगा आप लोग। जरायुज यानी जो बच्चे को जन्म देने वाले जीव जरायुज कहलाते हैं, और जो अंडयुज होते हैं वो अंडे देने वाले जीव को अंडयुज कहते हैं। तो जो बच्चे देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं, और अंडयुज यानी जो अंडे देते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब हमें मरुस्थलीय पौधों की विशेषताएं बताई गई हैं। मरुस्थलीय पौधे की विशेषताएं निम्नलिखित हैं।
देखिए इन पौधों में जो है वाष्पोत्सर्जन बहुत कम होता है, ठीक है, और इनकी पत्तियां जो नुकीली होती हैं, कांटेदार होती हैं, जो जिससे इन पत्तियों की जो है जीव जंतुओं से रक्षा होती है। कोई जीव इन्हें खाते नहीं है क्योंकि कांटे उनके मुंह में लग जाते हैं। अब देखिए इन पौधों के जो पत्तियों में तनों एवं पत्तियों पर एक लचीला आवरण होता है जो पानी की खपत को कम करता है, यानी कि जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं तो लचीला आवरण उनके वाष्पोत्सर्जन को रोकता है, कम करता है, ठीक है। इनमें वाष्पोत्सर्जन भी कम होता है और ये जो है अपना इनमें जो है नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, तो ये कीटों के द्वारा अपने नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है उसको भरपूर करती हैं। और इनकी जो जड़ें होती हैं वो पृथ्वी के अंदर बहुत दूर तक धंसी रहती हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि इनकी जड़ें जो है पृथ्वी के बहुत अंदर तक फैली रहती हैं। तो ये मनुष्यलीय पौधों की विशेषताएं होंगी। इनकी मुख्य विशेषताएं यही कि इनमें वाष्पोत्सर्जन बहुत कम होता है, पत्तियां नुकीली होती हैं, कांटेदार होती हैं, जिससे कि और जंतुओं से इनकी रक्षा होती है, और इनके तनों एवं पत्तियों पर लचीला आवरण होता है जो पानी की खपत को कम कर देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पुष्प के कितने भाग होते हैं? नाम 2015 में आया है, 17 में आया है, 19 में आया है, 22 में आया है और 16 में भी पूछा गया है, और 2019 का तो आप देख ही रहे हैं ये क्वेश्चन पेपर। तो पुष्प के निम्नलिखित 4 भाग होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पुष्प के 4 भाग होते हैं। एक होता है पुष्पाधार, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंमंग। अब जान लेते हैं, देखिए नाम आपको लिखना था, लेकिन मान लीजिए कोई आया कि ये भाग क्या होता है, तो उस चारों भाग के बारे में भी जान लीजिए थोड़ा सा डिटेल में। पुष्पाधार ये जो है यह तने के ऊपर पाया जाने वाले पुष्प का आधार भाग होता है, यानी जो पुष्प लगा होता है वो हरा भाग होता है, जिस पे लगा होता है ये मतलब आधार होता है, इसी पे पूरा पुष्प टिका होता है, ठीक है। बाह्य दलपुंज जानते हैं, इसका मुख्य कार्य कलिकावस्था में पुष्प के अन्य भागों की रक्षा करना है, ठीक है। तो ये जो भाग होता है पुष्प का, ये बाहर का आवरण होता है, और जो कलिका जब पुष्प जो है बिल्कुल जो बीज अवस्था में होता है, कलिका की अवस्था में होता है, तो ये अन्य भागों की रक्षा करता है कलिका अवस्था में जब पुष्प होता है। बाह्य दलपुंज के हो गया आपका। अब दलपुंज के बारे में जानते हैं। दलपुंज जो होता है ये रंगीन होता है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य परागण के लिए कीटों को आकर्षण करना होता है, यानी ये रंगीन होते हैं, जो जब वो कीट आते हैं तो इसका कलर देखकर जो रंगीन होते हैं आकर्षित होते हैं और परागण के लिए प्रेरित होते हैं। अब आपका लास्ट पार्ट है पुंमंग। यह दलों से घिरा हुआ पुष्प का तीसरा चक्र होता है जो पुंकेसरों से बना होता है, यानी हम कह सकते हैं पुंमंग जो ये होता है ये नर पुष्प का भाग होता है, ठीक है। तो ये आपके पुष्प के 4 भाग होते हैं, याद रखिएगा। पुष्पाधार, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंमंग। पुष्पाधार, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंमंग, और चारों आपने डिटेल देखा। तो ये आपके पुष्प के 4 भाग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तंबाकू से होने वाली 2 हानियां। तो देखिए तंबाकू से हानियां मतलब आप बीमारियां लिख सकते हो उसमें कि क्या क्या दिक्कत होती है तंबाकू का सेवन करने से। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, तंबाकू से होने वाली हानियां निम्नलिखित है। इससे मुंह, गला, फेफड़े, कंठ, खाद्य नली, मूत्राशय, गुर्दा, पेनक्रियाज और सेरेविक्स कैंसर आदि रोग होते हैं, ठीक है। यानी इससे कुछ हानियां बीमारियां होती हैं तंबाकू खाने से। आप ये मोटा मोटा याद रखिए। तंबाकू सेवन से ब्रोंकाइटिस व इम्पेसिया जैसी सांस में तकलीफ की समस्या होती है, यानी आपको सांस में लेने की में समस्याएं होती हैं, और ये जो आपकी ब्रोंकाइटिस व इम्फीसिया जैसी सांस लेने वाली बीमारियां हो सकती हैं आपको। हृदय व रक्त संबंधित रोग तेजी से बढ़ते हैं। तो कुल मिला के आपका तंबाकू सेवन से नुकसान है, बीमारियां होती हैं, इसलिए आप लोग इससे दूर रहने की कोशिश करेंगे। ये आपको संदेश भी है, एक अच्छा संदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पर परागण की विशेषता बताइए। देखिए परागण 2 प्रकार का होता है, एक स्वपरागण होता है, एक पर परागण होता है। अब पर परागण जान लीजिए पहले, विशेषता जानने से पहले। जब पौधों में परागण की प्रक्रिया बाह्य जो दीपक जैसे जल द्वारा, कीट पतंगों द्वारा, हवा द्वारा होता है, तो वो पर परागण की श्रेणी में आता है। अब पर परागण की विशेषता जान लेते हैं। पर परागण से जो बीज होते हैं वो अधिक उन्नत होते हैं, क्योंकि इसमें जो है कई पुष्पों का, यानी अलग अलग पुष्पों के जो है वो मिले रहते हैं, गुण आ जाते हैं पर परागण से। क्योंकि स्वपरागण में देखिए, स्वपरागण में उसी एक ही पुष्प के नर और मादा के बीच में निषेचन की प्रक्रिया के दौरान नया बीज बनता है, लेकिन पर परागण में दूसरे पुष्प के जो है फूल, उसमें जो परागण के बीज आते हैं दूसरे पुष्प से आते हैं, ठीक है, दूसरे पौधे के पुष्प से आते हैं। और स्वपरागण में जो उसी पौधे के दूसरे पुष्प से आते हैं। तो ये याद रखिएगा, स्वपरागण और परपरागण में ये विशेषता होती है। तो परपरागण के जो बीज होते हैं अधिक उन्नत होते हैं, इनमें नवीन लक्षणों का समावेश होता है, क्योंकि जो परपरागण में जो आपके जो शामिल होते हैं कीट, वो दूसरे पुष्प से आते रहते हैं और बीज की पैदावार बढ़ जाती है। तो पर परागण की विशेषता याद रखिएगा, इसके बीज जो है अधिक उन्नत होते हैं, नवीन लक्षणों का समावेश होता है और बीज की पैदावार बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये आपकी पर परागण की विशेषता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
मृतिका स्पष्ट कीजिए। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, 18 ही क्वेश्चन होते हैं, 25 नंबर के जितने पेपर होते हैं सब पे 18 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आपका 5 बहुविकल्पीय रहते हैं, उसके बाद लघु उत्तरीय रहते हैं, उसके बाद लघु उत्तरीय रहते हैं। अब देखिए मृतिका ये स्पष्ट कर देते हैं, ये भी लास्ट क्वेश्चन है आप आज का। देखिए 2 माइक्रोन से छोटे व्यास वाले कण, याद रखिएगा 2 माइक्रोन, ये आप याद रखिएगा खाली बस, 2 माइक्रोन से छोटे व्यास वाले कणों वाले अवसादी सेल को मृतिका कहते हैं। यानी 2 माइक्रोन से छोटे व्यास वाले कणों वाले अवसादी सेल को मृतिका कहते हैं। यानी कोई मान लीजिए आप कण है वो 2 माइक्रोन से छोटे उसका व्यास है और वो अवसादी सेल जो होती हैं वो मृतिका कहलाती हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो आप लोग जो है वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर।